नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम गांधीयन थॉट्स और वर्ल्ड हिस्ट्री के अपने टॉपिक्स पर जो है वो आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेन आंसर राइटिंग में मेरी जो क्लासेस है उसमें ये आखिरी सत्र है। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे ये रहा पहला सवाल। देखो, कंपेयर महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा विद मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। हाउ डिड each leaders approach influence their respective movements for social change। ये है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, ये 8 अंकों में आपको करना था। 150 शब्द दिए जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा की तुलना मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से करें। प्रत्येक नेता के दृष्टिकोण ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उनके संबंधित आंदोलनों को कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जब हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे इस सवाल में, इसको टैकल करते हुए आपको क्या करना है। देखो, पहली चीज आप दोनों के बारे में बताएंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि आप देखो इसमें दो अप्रोच रखी जा सकती हैं। पहले आप महात्मा गांधी के बारे में बता दो, 2-3 लाइनें यूज कर लो, और फिर मार्टिन लूथर किंग के, या दोनों, क्योंकि दोनों तकरीबन एक ही विषय की तरफ जो है वो जो ये ट्रायंगुलर जो है वो कोएगुलेशन हो रहा है, तो इसी वजह से आप ये समझ लीजिए कि आप इसको एक साथ भी संबोधित कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग दोनों ही जाने जाते हैं अपने अहिंसा के रवैये के लिए, और अहिंसा पर जिस तरीके से वो बने रहते थे अपने दृढ़ रवैये के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने उसे सोशल और पॉलिटिकल चेंज के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, दोनों ने ही वो जो है वो उनको खास बनाता है। गांधी का जो प्रिंसिपल था वो इंडियन फिलॉसफी या अहिंसा के विचार जो भारतीय दर्शन में रहा है हमेशा से, उससे इंस्पायर्ड रहा है और सत्य पर आधारित और मॉरल वैल्यूज पर आधारित है। मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट में अहिंसा का प्रयोग किया, और उन्होंने भी जो है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया रेशियल इक्वालिटी और जस्टिस हासिल करने के लिए। अब बात करते हैं, देखो एक चीज यहाँ पे दो लोग है ना, कंपैरिजन आप क्या कर सकते हैं कि एक तो उन दोनों को पैरेलली जो है वो उनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो बताते जाएं। गांधी जी का विचार और लूथर किंग का विचार एक तरीका हो सकता है मेन बॉडी में अप्रोच करने का, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि एक बार गांधी जी के विचार बता दें और एक बार मार्टिन लूथर किंग के, दोनों को अलग अलग बता दे, दोनों के इंपैक्ट्स अलग अलग बता दे, ये भी एक तरीका होता है। तो आज हम यही वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें गांधी अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, पहले हम गांधी जी के विचारों पे बात कर लेंगे, इसकी फिलोसफिकल फाउंडेशन। गांधी जी का अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो है वो मेयर पैसिव रेजिस्टेंस ही नहीं, ये दया और करुणा से भरा हुआ है और प्रेम से भरा है। तो गांधी जी की जो नॉन वायलेंस थी वो उसमें बेसिकली करेज और मॉरल स्ट्रेंथ की बात गांधी करते हैं, और सत्य की खोज या सत्य की राह पर चलने की बात करते हैं। गांधी का नॉन वायलेंट जो रेजिस्टेंस थी वो एक स्ट्रैटेजी थी पॉलिटिकल एक्शन के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसको एक जीवन जीने की शैली भी मानते थे कि आपका ये जीवन जीने का तरीका ही होना चाहिए अहिंसा। ठीक है, और इसके अंदर विचार, शब्द और डीड्स, ये सब चीजें जो है वो उसके अंदर सम्मिलित थी। अब आगे इंप्लीमेंटेशन करें, अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें उन्होंने किन किन मूवमेंट्स में अपने इन विचारों को जो है वो इंप्लीमेंट किया। गांधी जी ने अहिंसा को मास मूवमेंट्स जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च यानी सिविल डिसोबीडियंस, और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स में जो है वो इसका इस्तेमाल किया, और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस में भी जो है अहिंसा का उन्होंने प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मॉरल सुपीरियोरिटी रख के आप सामने वाले के किसी भी एक्शन का जवाब वैसा ही एक्शन ना करके जो है वो एक शांत स्वभाव से अहिंसक प्रवृत्ति के साथ भी जो है वो दे सकते हैं। और कॉलोनियल इनजस्टिसेस के खिलाफ जो है वो गांधी जी ने अपनी एक मुहिम छेड़ी थी अहिंसा के रास्ते। ठीक है, तो अहिंसा का ये रोल था उनके उनके खुद के कैंपेन में। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स का जूनियर का जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का प्रोग्राम था, उसमें फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस और अडेप्टेशन कहां से आया? वो गांधी जी के अहिंसा के विचार से प्रभावित थे, और उन्होंने उसे अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अडेप्ट किया। मार्टिन लूथर किंग ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को समझा कि इसको एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ और सेग्रीगेशन के खिलाफ। उनका यह मानना था कि पावर ऑफ लव एंड पीसफुल प्रोटेस्ट ये बदलाव ला सकती है, और जो दबाने वाले जो पक्ष है उसको
मजबूर कर सकती है कि वो अपने जो सोशल इनजस्टिसेस वो इम्पोज कर रहा है सोसाइटी पे, उन्हें बदलने पे मजबूर हो। ठीक है, उनके की कैंपेन्स कौन से थे? कैंपेन्स बता दें, ये बहुत है। देखो, जैसे उन्होंने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, साथ ही उनका बर्मिंघम कैंपेन, उनका मार्च ऑन वॉशिंगटन, ये सब जो उनके अभियान थे जिसमें उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया था। और उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया मॉरल इनजस्टिसेस जो हो रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ, और उन्होंने बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया सिविल राइट्स के रिफॉर्म जो है वो करवाने के लिए, उन्होंने बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया था। मार्टिन लूथर किंग ने नॉन वायलेंट मेथड यूज किए नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन हासिल करने के लिए, और साथ ही में उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट भी चलाई जिससे उन्हें बहुत सारे कानून नए, लेजिस्लेशन नए लाने में मदद मिली, इंक्लूडिंग सिविल राइट्स ऑफ 1964। ठीक है, तो ये था हमारा आज का विषय। अब देखो इसमें कंक्लूड कैसे करोगे, एक बार देख लो कंक्लूड। अब इसमें गांधी और मार्टिन लूथर किंग दोनों ने ही नॉन वायलेंस का यूज किया। गांधी की अप्रोच जो थी वो ब्रॉडर फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क वाली थी, लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने बेसिकली क्रिश्चियन थियोलॉजी पे फोकस किया, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज अपनाई थी सोशल जस्टिस के लिए। और इनके डिफरेंसेस के बाद भी दोनों का जो तरीके थे वो बहुत प्रभावशाली रहे। कई मूवमेंट्स को उन्होंने जो है एक तरीके से रन किया और उनको इंस्पायर किया, और इफेक्टिवनेस भी दोनों में ही थी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में, और दोनों ही सोशल और पॉलिटिकल चेंज हासिल करने में सफल रहे थे। और उनकी लेगेसीज आज भी बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे मूवमेंट्स को इंस्पायर करती हैं इन ऑब्टेनिंग पीस एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं कंक्लूड करके। तो वही सब जो चीजें जो दोनों के बारे में थी वही सब हमने कंक्लूड करके कंक्लूजन में लिखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। Discuss the causes and consequences of French Revolution. How did it reshape the political and social structure of France? 12 मार्क्स में पूछा गया 225 शब्दों में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों की चर्चा करें। इसने फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को कैसे नया आकार दिया, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे उसमें बदलाव लाया, तो ये आपने बात करनी है यहाँ पे। देखो, हमें ये पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 1799 के बीच में घटना। तो मैंने कहा था ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, जब भी कोई इवेंट आए तो उसका बता दो कि कब हुआ। ठीक है, और इसने एक अच्छा खासा पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाया फ्रांस के सामाजिक ताने बाने में, और जिसने बाद में पूरे विश्व को प्रभावित किया। वो आप कंक्लूजन में लिखोगे। देखो, अभी मत लिखना यहाँ पे, वो आप कंक्लूजन के लिए बचा के रखो। वैसे तो दिमाग में आएगा कि भाई इसने तो बहुत चीजों को इंस्पायर किया, दुनिया भर में सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस इंस्पायर्ड थे फ्रांस की रेवोल्यूशन से, लेकिन आप उसको लिखोगे कहाँ? वो लिखोगे आप आखिर में। अब लेकिन रीजन क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? देखो, आर्थिक हालात जो खराब थे, इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट जो था, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज जो समाज में थी। अब देखो, वहां पे था ना एक क्लास, क्लर्जी वहां पे था, वहां पे नोबल क्लास थी, और सबसे नीचे कॉमनर्स परेशान थे वहां पर। तो इसीलिए सोशल इनइक्वालिटीज थी, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट थी, राजा रानी अपनी जो है वो उनके टंटे थे, जिनकी वजह से वो हमेशा जो है वो जनता को इग्नोर करते थे, कॉमनर्स की डिमांड्स को इग्नोर करते रहे, कॉमनर्स के ऊपर ही टैक्सेस इंपोज करते रहे। रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बदला, लेकिन उसने बहुत सारी नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और सिस्टम्स क्रिएट किए। अब वो क्या किए वो कंक्लूड करना अपने आखिर में। ठीक है, मेन बॉडी में क्या कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक हालात जो खराब थे, वो एक कारण था। जैसे देखो, पहली बात तो इनइक्विटेबल टैक्स सिस्टम था, वॉर्स हुई, सारा टैक्सेस इंपोज किए गए सिर्फ कॉमनर्स पे, तो टैक्स सिस्टम जो है वो इक्विटेबल नहीं था, सब पे बराबरी से नहीं लगाया जा रहा था। राज्य यानी स्टेट जो है सरकार, वो बैंकरप्ट हो चली थी, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे थे, कॉमन पीपल जो है वो उसके हद में आने लगे थे। जब उनका जीवन प्रभावित होने लगा तो टैक्स उनको चुभने लगे थे। ठीक है, इसलिए वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट बन गया, मतलब लोग परेशान हो गए। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज की बात करें तो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स। अब देखो, मतलब आप ये देखो, सोशल इनइक्वालिटीज वही बताया मैंने, सबसे पहले सबसे क्लर्जी और नोबल दोनों को बहुत सारे प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, बट वहीं जब कॉमनर्स की बात करते तो उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं थे बाय बर्थ, उनको बहुत सारी जो है वो सोशल इनइक्वालिटी झेलनी पड़ती थी, सारे टैक्सेस का बर्डन उन पे लादा जाता था, पॉलिटिकल पावर उनके पास ना के बराबर थी, कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनके पास कोई भी बड़ी पावर थी नहीं, क्योंकि कॉमनर्स को सिर्फ एक वोट दिया जाता था,
इतने बड़े कॉमनर विंग जो तकरीबन 90% पॉपुलेशन थी उस देश की, उसको सिर्फ एक वोटिंग राइट दिया जाता था। ठीक है, उसके अलावा एनलाइटनमेंट आइडियाज। अब एनलाइटनमेंट के आइडियाज जैसे डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, इंडिविजुअल राइट्स, ये सब जो हैं वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू के ये जो विचार थे, इन सब ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रभावित किया। इसी की वजह से पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो करने के लिए लोग प्रेरित हुए, और इसी की वजह से रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स भी बने एजुकेटेड मिडिल क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? कॉन्सिक्वेंसेस, पहली बात तो पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग हुई। अब यही तो हमने डिस्कस करना था ना, मेन चीज, पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग हुई। अब यहां पे देखो, पहले क्या हुआ था, किंग जो थे उनको मजबूर किया गया टू एक्सेप्ट, फर्स्ट स्टेज में एक्सेप्ट क्या करे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे माने, और फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो ये जहां संविधान भी है और राजा भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। लेटर ऑन king was abolished and a new system was adopted where जहां पर जैकोबिन्स ने पावर हासिल की कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर फाइनली एक जो है वो नया सिस्टम आया, डायरेक्टरी सिस्टम। फिर डायरेक्टरी सिस्टम ने जो है वो टेक ओवर किया। तो ये पूरी चेन चली और बहुत जल्दी बहुत अलग अलग बदलाव होते चले गए, और इससे पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग में साथ साथ के लोगों के राइट्स जो हैं उनको नए बनाए गए, और कई प्रिंसिपल्स निकले जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सोशल चेंज क्या था? जो पुराने प्रिविलेजेस थे एरिस्टोक्रेसी के, क्लर्जी के, यानी जो चर्च के लिए काम करते थे वो सब लोग, धार्मिक लोग, और जो नोबल्स थे वो, उन सब की ताकत पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई, और जो कॉमनर्स थे उसमें लोगों की पावर जो है वो बढ़ी। ठीक है, और इससे मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बनी जहां पे टैलेंट की कदर हो, टैलेंट को वैल्यू दी जाए, ना कि बाय बर्थ किसी को कोई प्रिविलेजेस दिए जाए। और इससे सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिला, और चर्च, जो कैथोलिक चर्च था, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो जो फ्रांस के समाज पे कम हो गया। ग्लोबल इंपैक्ट क्या था? अब ये ग्लोबल इंपैक्ट यहां पर आप यहीं पे बताएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल इंपैक्ट तो पूछा ही है ना उसने। अब पूछा ही है और क्या बदलाव लेके आया वो। ठीक है, तो ये तो पूछे ही, तो आप एक ग्लोबल इंपैक्ट यहाँ पे बता दें कि इसने क्या क्या बहुत सारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स यूरोप में और अमेरिका तक जो है वो इंस्पायर की। इसके अलावा नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, ह्यूमन राइट्स को लेके लोगों के अंदर जागरूकता बनी इसके बाद से, और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स और आइडियोलॉजीज दुनिया भर में इससे प्रभावित हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप बदल के रख दिया फ्रांस का, कंक्लूजन में। ठीक है, और यहीं से डेमोक्रेटिक आइडियाज जो है क्रॉस्ड कॉन्टिनेंट्स एंड बॉर्डर्स, एंड इट वेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। और ये रेवोल्यूशन जो था, इसकी लेगेसी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स को हमेशा इंस्पायर करती रही है। इंडिया में भी अगर आप ये देखें तो यंग बंगाल मूवमेंट, जो हेनरी विवियन डिरोजियो वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उन्होंने अपने लोगों से कहा था डेवलप लॉजिक, डेवलप रीजन। स्टेट आप पर जबरदस्ती करती है तो उससे सवाल करो, आपसे धर्म जबरदस्ती करता तो उससे सवाल करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब आगे जी, अगले बार के लिए टारगेट क्वेश्चंस ये हैं, डिस्कस द नेचर, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ बेगार सिस्टम प्रेवलेंट इन द स्टेट्स, ऑल्सो मेंशन सम ऑफ द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ बेगार सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। दूसरा, डिस्कस द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स एंड painters associated with them, also discuss the factor responsible for the development of Pahadi school of paintings। ये है आपके दो सवाल जो अगली बार डिस्कस करेंगे आपके साथ HPG के वाली मैम। ठीक है जी, चलिए, तो ये रहे हिंदी में सवाल, एक बार देख लो, जिन लोगों को जो है वो पढ़ना है वो पढ़ लें। और ये है वो लिंक जिस पर आप जो है हमें अपने आंसर्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। वो हर बार जो आता है वही लिंक है, उस पर आपको सेंड करना है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।